बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 जुलाई वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे GFM 88 नेटवर्क और हिलिक्स फार्मा के बाहमी ताबन से नशर होने वाले प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में आपके होस्ट आगा जब्बार का सलाम कबूल हो। लिसनर्स, शक्कर समेत अंदरूनी सिंध खराब पानी, अनहाइजीनिक खाने, शदीद गर्मी की वजह से लोग हेपाटाइटिस की मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब फैटी लिवर की वजह से भी मुकम्मल आगाही न होने की वजह से आए दिन लिवर कैंसर में इजाफा हो रहा है। वैक्सीन इसके लिए क्यों ज़रूरी है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से हेपाटाइटिस के टेस्ट और अद्वियात मुफ्त तालका अस्पताल और ज़िला हॉस्पिटलों में मुहैया की जा रही हैं। इससे इलाज एहतियात कैसे मुमकिन है? आज वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे पर हमारे लाइव प्रोग्राम का मौजू है हेपाटाइटिस फ्री पाकिस्तान। आएँ हेपाटाइटिस के खिलाफ मिलकर कदम उठाएं। हमारे साथ लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सालिम मोहम्मद चन्ना, प्रिंसिपल गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज सक्खर, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेप्टोलॉजिस्ट और फोकल पर्सन CM प्रोग्राम बराए हेपाटाइटिस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। डॉक्टर सालिम चन्ना साहब, मैं आपको GFM 88 के लाइव स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया आगा साहब, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर, इतनी मसरूफियत के बावजूद आप तो माशाल्लाह ताला एज अ प्रिंसिपल आप मतलब आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं काफ़ी, तो फिर भी आपने जो है FM को आज 28 जुलाई पर जो है मतलब स्पेशल टाइम दिया आपने, और आगाही के लिए आप हमारे स्टूडियो में मतलब इस टाइम तशरीफ़ फरमाएं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तारुफ तो हमेशा कराते रहते हैं, घोटकी से ताल्लुक आपका, मैं चाहूँगा कि मुख्तसर जो हमारे नए लिसनर्स हैं वो भी आपकी सुन लें, और उसके बाद आपका ओहदा इस वक्त एज अ प्रिंसिपल भी आप कर रहे हैं, तो स्टूडेंट और आपके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो भी, और आपके होते हुए तो काफ़ी JMC में काफ़ी काम हुए डेवलपमेंट के और दूसरे जो हैं, इसके अलावा ट्रामा सेंटर जो है उसका क्रेडिट भी आपको जाता है और आपकी टीम को जाता है, तो मेरे लिसनर्स ये सुनना चाहेंगे प्लीज। शुक्रिया आगा साहब। मेरा ताल्लुक एक छोटा सा गांव है दरवेश नायत तहसील का, डिस्ट्रिक्ट घोटके से, तो वहाँ से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद मीर माथुर, फिर डिग्री कॉलेज सक्खर से मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर चाणका मेडिकल कॉलेज लाड़काना से MBBS, फिर डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से FCPS, फिर पोस्ट फेलोशिप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची से किया। तो अभी मैं एज ए प्रिंसिपल गुलाम महर मेडिकल कॉलेज अपने फ़राज़ अंजाम दे रहा हूँ, और एट द सेम टाइम हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिकल और चेयरपर्सन हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना मेडिसिन डिपार्टमेंट का। तो काफ़ी जिम्मेदारियाँ अल्लाह का शुक्र है, और कोशिश कर रहे हैं कि उनको बखूबी निभाएं। तो उसमें ये है कि जो आपने सवाल किया कि जो स्टूडेंट के साथ जो मसाइल होते हैं या हमारे स्टूडेंट का क्या है, क्या कामयाबियाँ हुई हैं हमारे, तो मैं आपको याद दिलाता जाऊँ कि ये बालाई सिंध जो हिस्सा है हमारे यहाँ, जिसमें आपका चाणका मेडिकल कॉलेज भी आ गया, गंबड़ मेडिकल कॉलेज भी आ गया, खैरपुर मेडिकल कॉलेज भी आ गया, और गुलाम महर मेडिकल कॉलेज भी आ गया। तो अगर आप डेटा निकाल लेंगे और साइंटिफिकली अगर आप पूछेंगे तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं। टॉप मेरिट तीनों डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, खैरपुर, घोटकी और सक्खर, ये बहुत टॉप पे, तकरीबन हमारे 20 से 25% स्टूडेंट जो हैं USA में लेकर के अभी USA में हैं, काफ़ी हमारे मिडिल ईस्ट में हैं, काफ़ी हमारे UK में हैं। तो मेरिट तो हमारी टॉप पे जाती है, हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। तो जब से मैंने जिम्मेदारी संभाली है तो उसमें भी हमने एकेडमिक्स को टॉप पे रखा है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ अपनी जगह होते हैं, वो भी हमने कोशिश की है कि जो सहूलतें कम थी, पहले नहीं थी, तो हमने अपनी तरफ से प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर अल्ताफ़ शेख साहब ने और मीनानी साहब मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जो आता है अपना टेन्योर पास करके जाता है। तो हमें काफ़ी चैलेंजेस मिले, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो डेवलपमेंटल काम थे, जैसे हमारे ऑपरेशन थिएटर का बड़ा मसला था, और 1952 के बाद ये हमारी 5 OTs हमने बनाई हैं। उसके बाद एक लेबॉर्ट्री हमने, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री है, आप पूरे सक्खर में जाएंगे इतनी अच्छी लेबॉर्ट्री आपको नहीं मिलेगी। हमारे आने से पहले 5000 टेस्ट होते थे महीने में, हाथ से लेकर देते थे, कुछ मशीनें थी, तो हमने सारी वो मशीनें रोश कंपनी की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मशीनें मंगवाई हैं। जो आगा खान में मशीनें वो हमारे पास है,
तो अब हमारा जो आउटकम है लेबोरेटरी टेस्ट का तकरीबन 70,000 टेस्ट पर मंथ हो रहा है। तो ये लाखों करोड़ों रुपए की टेस्ट जो फ्री ऑफ कास्ट हम पेशेंट्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, रिनोवेशन ऑफ सारे मेडिकल वार्ड्स के, सर्जिकल वार्ड हैं, चेस्ट वार्ड है उनका, तो ये सारी डेवलपमेंटल काम भी बहुत अच्छे किए हैं हमने एमएनआर फंड से। तो और भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, जैसे लाइट का भी चैलेंज हमें आ रहा है। पूरे हॉस्पिटल को हम सोलराइजेशन पे लेकर गए दिन में, तो अभी हमें काफ़ी इशू सॉल्व हो गया है। उसमें हमें बड़ी हेल्प है हमारे सारे पॉलिटिशियन की, सर खुर्शीद अहमद शाह, नासिर हुसैन शाह, कुमैल हैदर, अरसलान साहब, नोमान साहब, इन्होंने बड़ी हेल्प कर रहे हैं। तो सारे स्पेशली कमिश्नर सखर का मैं नाम ज़रूर लूँगा, डीसी सखर का, वो आबिद सलीम साहब, आबिद सलीम कुरैशी और नादिर शहजाद साहब, डीसी सखर, ये बड़ा हमें बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट वाले डॉक्टर एजाज पल साहब हैं, उसका नाम भी मैं ज़रूर लूँगा। तो एक टीम बन गई है, तो एज ए टीम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कॉलेज को, हॉस्पिटल को अपग्रेड करें। थैंक यू। पर सब ट्रामा सेंटर का आपने जिक्र अभी जो ट्रामा सेंटर जो था, अब तक कब तक शुरू कर रहे हैं और किस तरह है अपना इसका सिलसिला? ट्रामा सेंटर वैसे तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो हमारे अंडर में नहीं आता। ये गवर्नमेंट सिंध का ट्रामा सेंटर के नाम से सेपरेट एंटिटी है, लेकिन हमारे इदारे में है, क्योंकि हमारा अपना MOU साइन हुआ होगा। इनके साथ हमारी फैकल्टी इसमें काम करेगी। जुल्फ़कार सुमरो भी हमारी फैकल्टी का हिस्सा थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी वहाँ काम कर रहे हैं। तो हमारी आर्थोपेडिक की टीम, हमारी जनरल सर्जरी की टीम, बाकी सारी टीम जो भी होगी, तो हमारा MOU साइन होगा। तो वो हमने सर खुर्शीद अहमद शाह ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। कोर्ट में भी गए, मैंने तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी यह कहा कि हमें ट्रामा भी चाहिए, हमें आर्थोपेडिक भी चाहिए, आर्थो भी चाहिए। तो आर्थो को भी हमने उसको रिनोवेट कर दिया है, अभी नई बिल्डिंग उसको अपग्रेड कर दिया हमने, और तकरीबन 30 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं। तो विद इन 1 to 2 मंथ में वो भी शुरू हो जाएगा। और हमारा ट्रामा सेंटर भी विद इन 1 मंथ में मेरे ख्याल में इनागोरेशन होगी। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है सखर की आवाम के लिए। इंशाल्लाह ताला ये फैसिलिटी पूरे पॉलिटिशियन गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और गुलाम मोहम्मद मेडिकल कॉलेज शाना बशाना उनके साथ काम करता रहे। वेरी गुड सर, जाहिर है डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो आपने बताई। जो कि अच्छा, उसके बाद डॉक्टर साहब आज हम पूरी दुनिया में जो है 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं। तो हर साल कोई ना कोई जो इसकी थीम जरूर होती है। तो 2026 की जो थीम है काइंडली उसके ऊपर थोड़ा सा जो है, और सरसरी जो हमारे डेफिनेटली लिसनर जो सुन रहे हैं कि ये दिन कब और कैसे मनाया जाता है? जी, ये ब्राज ब्लूमबर्ग था, एक साइंटिस्ट था मेडिसिन का, पैथोलॉजिस्ट भी था वो। तो उसमें उन्होंने इन्वेंट किया, जो दरियाफ्त किया हेपेटाइटिस बी का वायरस 1967 में, और 1967-68 में उन्होंने इसके खिलाफ वैक्सीन भी तैयार कर ली। तो उसका जो जन्मदिन है वो 28 जुलाई है। पहले हम ये तकरीबन 7-8 साल पहले, अगर आपको याद हो, तो कभी हम ये 23 जुलाई को बनाते थे, कभी 20 जुलाई को बना लिया, तो एक फिक्स डेट नहीं होती थी। तो फिर WHO ने कहा कि जिस बंदे ने ये हेपेटाइटिस बी का वायरस दरियाफ्त किया और उसके खिलाफ विद इन 1 ईयर उसने वैक्सीन बना ली, ब्राज ब्लूमबर्ग, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई। तो उसी दिन हम ये उसको डेडिकेट करते हैं, ये दिन हम ऑब्ज़र्व करते हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान भी उनके साथ शाना बशाना होता है, और गुलाम मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में भी हर साल हम ये दिन मनाते हैं। तो इस साल का जो थीम है लेट्स इट्स ब्रेक डाउन। तो एक साइकिल होती है बिटवीन द पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान। तो इस स्लोगन का, ये थीम का मकसद ये है, लेट्स इट्स ब्रेक डाउन, कि किस चीज़ को ब्रेक करें, क्या बैरियर कौन से हैं, स्पेक्टिकल्स कौन सी हैं, रुकावटें कौन सी हैं डॉक्टर के और पेशेंट के दरमियान। एक फाइनेंशियल है, पैसे नहीं हैं, टेस्ट कराने के पैसे नहीं हैं, दवाओं के पैसे नहीं हैं, वो तो गवर्नमेंट ने मसला हल कर दिया है। हर दवाई भी है, इंजेक्शन भी पड़े हुए हैं, वैक्सीन भी पड़ी हुई है। सोशल स्टिग्मा होता है लोगों का, यार काम कुछ भी नहीं है, तावीज़ गंडा वगैरह करा लेते हैं, वो ख़त्म होना चाहिए। दूसरे और टैबूज़ होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गई, और खून की मुंतकली का मसाला होता है, उसमें आइडेंटिफिकेशन, तो काफ़ी बैरियर्स जो होते हैं स्पेक्ट्रल से। तो उन्होंने इस साल का जो थीम है कि बैरियर को ब्रेक करें, कि जो पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान मुफासला है, हाँ रुकावटें हैं, वो सोशल हैं, सोशल टेबूज होते हैं, जो कि भाई तावीज़ गंडा करा लिया हेपेटाइटिस सही हो जाएगा, उसको तोड़ें।
फाइनेंशियल बैरियर है, पैसे नहीं है, पैसों का तो इशू है नहीं, हमारे पास दवाएं फ्री में पड़ी हुई हैं, वैक्सीन फ्री में पड़ी हुई है, हेपेटाइटिस डेल्टा का इंजेक्शन फ्री में पड़ा हुआ है, हेपेटाइटिस सी क्यूरेबल डिजीज है उसकी दवाएं फ्री में पड़ी हुई हैं। तो एक बैरियर है लोगों को, यार वैसे नहीं है तो कोई इलाज कहाँ से करवाएं। तो वो जो मुफासला है उसको हम कह रहे हैं कि तोड़ें, उसमें अवेयरनेस करें कि भाई हर चीज़ है, गवर्नमेंट ने सब कुछ किया हुआ है, वैक्सीन भी हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस सी की क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी पड़ी हुई है, डेल्टा के इंजेक्शन भी पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट हर चीज़ बना रही है, लेकिन उसको अवेयरनेस देनी है लोगों को कि भाई आप अवेयर हो जाओ, फ्री ऑफ कास्ट हर ट्रीटमेंट है, अवेलेबल है। ये तावीज़ गंडे से इलाज सही नहीं होगा, जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसमें सिरोसिस होगा, पेट में पानी आएगा, खून की उल्टियाँ होगी, अल्टीमेटली फिर वो ट्रीटमेंट लिवर ट्रांसप्लांटेशन में चला जाता है। तो इस बैरियर को तोड़ना है, तो उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो ये दिन इसी तरह हम मनाते हैं, इस साल का यही स्लोगन है कि इस बैरियर को हम तोड़ें और इंशाल्लाह ताला कोशिश करें। आपने जिस तरह बताया कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए भी हैं 28 जुलाई को, तो एक आगाही हम मतलब देना चाहते हैं उन तमाम पेशेंट्स को जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ आपके इंटीरियर सिंध है, हर जगह हमारा ये प्रोग्राम आपका सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी सुना जा रहा है। तो कोशिश हमारी ये है कि इस टाइम जो है अगर आपके पास कोई भी सरकारी हॉस्पिटल करीब है सिंध में जो है, जिस तरह महर मेडिकल कॉलेज का हम नाम ले लें, टीचिंग हॉस्पिटल का नाम ले लें, तो यहाँ पर लिवर क्लिनिक ऑलरेडी मतलब वो काम कर रहा है और उसमें जो मेडिसिन है, वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी के लिए और मेडिसिन हेपेटाइटिस सी के लिए जो है वो अवेलेबल है और फ्री अवेलेबल है। ये सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि गुलाम उमर मेडिकल का टीचिंग हॉस्पिटल में आप आ जाए। तालुका लेवल पे हमने ये दवाएं रखवाई है। आप उबावड़ो तालुका हॉस्पिटल में चले जाएं, ढेर की तालुका हॉस्पिटल में चले जाएं, घोटकी में चले जाएं, पनवाकल में चले जाएं, शिकारपुर में चले जाएं, जैकबाद में चले जाएं, हर जगह पे लिवर का गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इतना अच्छा प्रोग्राम दिया है, अच्छी तरीके से मानिए मिलकर हर जगह लिवर क्लिनिक है। आप सिर्फ अपने डॉक्टर को बोला स्क्रीनिंग कराएं, हेपेटाइटिस सी और बी का स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं जो फ्री ऑफ कास्ट है। जिसको हेपेटाइटिस बी नहीं है खुदारा, वो 3 टीके हैं, फांसी टीके जो वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, वो टीके हर महीने लगता है, वो लगवा लें। या खुदा ना खासा किसी को है, तशखीस हो जाएगी, उसका इलाज फ्री ऑफ कास्ट, पीसीआर के टेस्ट होंगे, वो फ्री ऑफ कास्ट है। हमारे पास पीसीआर लेबॉर्ट्री है यहाँ सखर में, तो वो हमारे सेंटिनल साइट से, गोटकी से, पनवाकिल से, शिकारपुर से यहाँ हमारे पास सैंपल भेजते रहते हैं, तो वो फ्री ऑफ कास्ट आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद बी है, डेल्टा है, सारे दवाएं आपको फ्री ऑफ कास्ट आपके डोर पे स्टेप पे मिलेंगी जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रही हैं। जी लिसनर्स, प्रोफेसर डॉक्टर सालिम मोहम्मद का जो स्पेशल पैगाम है सबके लिए कि आप सिंध में कहीं भी रहते हो, कोई भी करीबी कोई तालुका हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, आप यदि जो है लिवर क्लिनिक में जाकर अपना इलाज और टेस्ट वगैरह सब फ्री करवा सकते हैं। लिसनर्स, आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं हिलेक्स फार्मा के खसूसी ताउन से और हमारे साथ आज लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सालिम मोहम्मद चन्ना साहब। चन्ना साहब, बात हो रही है हेपेटाइटिस की जो स्टार्ट जिगर से होता है, तो मेरे लिसनर सुनना चाहेंगे कि जिगर की हमारे जिस्म में क्या अहमियत है और इसका फंक्शन क्या है? जिगर का काम तो एक वाइटल आर्गन है, जैसे दिमाग वाइटल है, दिल वाइटल आर्गन है, जिसके सिवाय ज़िंदगी मुमकिन नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं वाइटल आर्गन। तो इसमें काफ़ी चीज़ें बनती हैं, जैसे सीरम अल्ब्यूमिन है, सिंथेटिक फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, किसी को पॉइजनिंग वगैरह हो गई, कोई ड्रग की मिकदार ज़्यादा खा ली तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन जिस्म से निकालना, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी चीज़ों की, और उसको में स्टोरेज का फंक्शन है, तो काफ़ी जिगर का बहुत बड़ा काम है, वाइटल रोल है पूरी जिस्म में। अगर जिगर नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है, जैसे दिल नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है, दिमाग नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है, जिगर के अलावा भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो उसमें काफ़ी डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन, मैन्युफैक्चरिंग का फंक्शन, एक्सक्रीशन का फंक्शन, स्टोरेज का फंक्शन, काफ़ी फंक्शन है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो 1 घंटा कम पड़ेगा कि हम जिगर के फंक्शंस पे बात कर लें। सही, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस उर्दू में काला यरकान, सिंधी में ऐसा चवंदा से न कि कारो कामण जेको आहे। वैसे तो नॉर्मली हम बीसी को हम लोग मतलब ज्यादा को प्रमोट कर रहे हैं, ABCDE जो इसकी एग्जाम है, इसमें खतरनाक कौन सी है और खुद ब खुद कौन सी ठीक हो जाती है इसमें, समझो है? इसमें तो इनको हम बोलते हैं वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जिगर की सोज से दवा ज़रूरी नहीं है कि वायरसेस की वजह से हो, नॉन वायरल हेपेटाइटिस भी होता है, जैसे
आपका विल्सन डिजीज़ है, हेमोक्रोमेटोसिस है, जेनेटिक कुछ डिजीज़ होती हैं, ड्रग इंड्यूस जैसे पैरासिटामोल आप ज़्यादा ले ली, टीबी की दवाएं खा ली, उससे भी हेपेटाइटिस हो जाता है। शुगर है, हाँ शुगर है, फैटी लिवर है, तो ये काफ़ी हेपेटाइटिस मीन्स जिगर की सोजिश। तो वायरल हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ये वायरसेस हैं। ए और ई जो होता है ये पानी आलूदा पानी खाने से, खुराक से, वहाँ से लगता है। फेक ओरल रूट बोलते हैं कि भाई मुंह से आपने खाया, कंटामिनेटेड हाथ वगैरह धोए नहीं, किसी सब्ज़ी में जरासीम आ गए, कोई दही बड़े में आ गए, हाथ साफ नहीं किए, नाखून बड़े हैं, तो फेक ओरल रूट बोलते हैं। तो मीन्स मुंह से गया और पखाने में निकला, फिर साफ़ नहीं किया, वज़ू वगैरह नहीं किया, हाथ वगैरह साफ़ नहीं किया। ए और ई तो ये पानी से और खाने से लगता है। सही। बाकी जो बी डी और सी है तो ये ब्लड की मुंतकिली, फिर वो ब्लड ऐसे ट्रांसफ्यूजन आप लगा लें, इंजेक्शन से लगा रहे हैं, टैटू मास्क करा लें, कोई सर्जरी हो रही है इंस्ट्रूमेंट से लग गई, डेंटल एक्सट्रैक्शन है, तो खून की मुंतकिली किसी भी सूरत में इंजेक्शन में या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं, स्क्रीन ब्लड लग गई, सर्जरी हो रही है, इस इंस्ट्रूमेंट में कंटामिनेटेड पड़े हुए हैं उनसे हो गई। पहले सर्कमसिशन होती थी, अब तो वो इंस्ट्रूमेंट अच्छे आ गए हैं, तो एक ही उस तरह होता था, सर्कमसिशन होती थी, पुराने नाई ये करते थे, अभी काफ़ी अवेयरनेस आ गई है लोगों में। तो ए और ई तो सेल्फ लिमिटिंग है, तो अपनी साइकिल है, 2-3 हफ्ते में अपना वो सिम्टम होंगे, उल्टियाँ होगी, पीलिया होगा, गाढ़ा पेशाब आएगा, भूख कम लगेगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद सही हो जाए। 99.9% वो सही हो जाता है, लेकिन लेस दैन 0.1% वो कभी कभार वो भी डेंजरस होते हैं। लेकिन बी सी और डेल्टा की बात करूँगा तो बी और डेल्टा मैं कहूँगा वो ख़तरनाक हैं। बीसी के बाद डॉक्टर साहब डेल्टा इसी 2 सालों में ज़्यादा नहीं हुआ, क्या ख्याल है आपका? तो 2 या 3 ईयर्स में तो अभी क्योंकि वही मसाला वहीं आ रहा है कि वैक्सीन हमारे पास पड़ी हुई है, तो 3 टीके हिफाजती टीके आपको हेपेटाइटिस बी से और डेल्टा से और जिगर के कैंसर से बचाते हैं। आप अगर हिफाजती टीके लगवा लेंगे, 3 टीके होते हैं, आप स्क्रीनिंग करवाएं हेपेटाइटिस बी और सी की तो वैक्सीन नहीं है, उसका इलाज है, और अभी वो इलाज इतना मुफीद हो गया है, क्यूरेबल इलाज है। 12, 15, 20 साल पहले आप कहते थे कि बहुत ख़तरनाक काला यरकाना मीन्स डेथ सेंटेंस कहते थे कि भाई खुदा न खासा मौत हो जाएगी। अब ये जब से सॉल्डी टैबलेट है 2014 के बाद ये क्यूरेबल डिजीज़ हो गई है। 99% गोलियों से 3 महीनों का कोर्स है वो सही हो जाता है। अब तो हेपेटाइटिस सी की मैं कहूँगा ये क्यूरेबल डिजीज़ है, 3 महीने का गोलियों का कोर्स होता है और इंशाल्लाह ताला 99% उसका रिजल्ट है। बाकी बी की बात करें तो अगर एक्यूट हेपेटाइटिस किसी को हो रहा है तो 95% वो तो सेल्फ लिमिटिंग है, वो 2, 3, 4, 5 हफ्ते में बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 महीने के बाद अगर टेस्ट करें, अगर बी का टेस्ट रह जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक, जो 100 में से 5 में जाएगा, 5% में होगा। अगर वो है तो फिर वो ख़तरनाक है। अगर उसका अर्ली इलाज किया जाए, स्क्रीनिंग की जाए तो उसका स्पेशल इलाज है, गोलियाँ हैं। पहले हम कहते थे कि 1 साल ले ले, फिर आगे 2 साल ले ले। अभी मीन्स अगर तशखीस हो जाती है, उसके कुछ स्टेजेस हैं, तो टाइप्स हैं उसके, कौन से स्टेज में है, तो अगर उस स्टेज में आ जाती है इलाज वाले तो लाइफ लॉन्ग हम कहते हैं कि गोलियां खाते रहें। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जो हेपेटाइटिस के बुनियादी टेस्ट हैं, एक तो हम पीसीआर की तरफ नहीं जाएंगे, जो बुनियादी टेस्ट हैं वो कौन से हैं? बुनियादी टेस्ट जैसे हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का टेस्ट होता है और एंटी-HCV हेपेटाइटिस सी वायरस का एंटीबॉडी का टेस्ट होता है। तो ये 2 टेस्ट हम जब भी मरीज़ हमारे पास ओपीडी में आ जाए या इंडोर ब्लॉक में आ जाए, एडमिशन हो जाए, तो ये 2 टेस्ट कराते हैं। ओपीडी में अगर कोई आ रहा है तो उसको हम ये कहते हैं कि पहले बी और सी का स्क्रीनिंग टेस्ट करा लें। कैंप्स भी हम लगाते हैं जेलों में, स्कूल में और कम्युनिटी वगैरह में, ये लगने चाहिए जो कम लग रहे हैं। स्क्रीनिंग कराएं। बी का टेस्ट नेगेटिव जिसको भी है तो खुदा रहा हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लें। 3 टीके फ्री ऑफ कास्ट, एक आज लगेगा, 1 महीने के बाद लगेगा, एक 6 महीने के बाद लगेगा। 6 महीने वाला लोगों को भूल जाता है, तो आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तीनों 7 महीने के वक्फे के साथ भी लगा सकते हैं। तो 2 शेड्यूल है। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये 0, 1 और 2 वाला लगा ले, हर महीने में 3 डोज वो पूरे कर। तो लाइफ लॉन्ग क्या हो गया, अगर 3 टीके लगवाएंगे तो सारी ज़िंदगी हेपेटाइटिस बी भी नहीं होगा, बी के साथ डेल्टा भी नहीं होगा। वेरी गुड। डेल्टा वायरस जो डी जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत बड़ा ख़तरनाक वायरस है। वो बी के अलावा अकेला नहीं होता,
मीन्स एक वैक्सीन से आपको बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ये आगे जाकर लिवर हेपेटाइटिस भी कराएगा, फिर सिरोसिस भी कराएगा, फिर जिगर का कैंसर भी कराएगा। सिर्फ 3 टीके आपको हेपेटाइटिस से बचा रहा है, सिरोसिस से बचा रहा है, और लिवर ट्रांसप्लांटेशन से बचा रहा है, और जिगर के कैंसर से बचा रहा है। तो इसके लिए मैं बार बार इसी पे फोकस कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम के खुदा रहा हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवा लें, नेगेटिव है तो 3 हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर साहब, स्क्रीन पे मेरे क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस का कोई उम्र से ताल्लुक, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, और जो लिवर का जो वज़न है वो मतलब एज वाइज कितना होता है? एज वाइज अगर वो देखें, एडल्ट में जो हमारा होता है कि वो 1/40 ऑफ द बॉडी वेट होता है। मीन्स अगर कोई 40 किलो का बंदा है तो 1 किलो उसका जिगर होगा, 60 किलो का है तो उसका 1.5 किलो वज़न होगा, 1/40 ऑफ द बॉडी वेट। बच्चों में, न्यूनेट्स में अगर ये होता है 1/25 ऑफ द बॉडी वेट होगा। अगर 25 किलो का कोई बच्चा है तो उसका 1 किलो जिगर का वज़न होगा। तो इसमें वायरस किसी को भी लग सकता है, बच्चे को, छोटे बच्चे को, माँ से भी बच्चे को लग सकता है, न्यूबॉर्न इंट्रायूट्राइन लाइफ में भी मदर से चाइल्ड प्लेसेंटा के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है बी। तो वो की उम्र को नहीं देखता, वो बच्चे के पेट में भी लग सकता है, पैदाश के बाद भी लग सकता है, एडोलेसेंट में भी लग सकता है, एडल्ट में भी लग सकता है, एल्डरली बूढ़े 100 साल वाले को भी लग सकता है। ये कोई एज नहीं है, किसी को खून लगेंगे बी और सी हो सकता है अगर वो कंटामिनेटेड है। लेकिन ये है कि अगर नियोनेट को हेपेटाइटिस बी होता है, बच्चे को माँ से लग गया या उसी वक्त कोई सिरिंज लग गई कंटामिनेट बी की, तो जैसे एडल्ट में मैंने कहा कि 95% ये सेल्फ लिमिटिंग है। 95 100 को लगा तो 95 सही हो गए, 5 को क्रॉनिक लिवर डिजीज होगी। लेकिन नियोनेट को अगर लगेगी उसमें से 10 को सही होंगे, 90 को क्रॉनिक हो जाएगा। अच्छा। तो रेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इन्फेक्शन मैं इसको बोलता हूँ कि लगा कौन सी उम्र में। अगर नियोनेट को पहले महीने की उम्र में अगर किसी को लगेगा बी सही, उसमें से 10 बच्चे सही होंगे, 90 को क्रॉनिक हो जाएगा। एडल्ट में अगर ये 100 को लगेगा तो 5 को क्रॉनिक होगा, 95 खुद ब खुद सही हो जाएंगे। वो खुद ब खुद नियोनेट में 10 सही होंगे, 90 को क्रॉनिक होगा। तो छोटी उम्र में अगर लगता है तो उसमें 50% से लेकर 90% तक वो क्रॉनिक में जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मदर को अगर प्रेगनेंसी है उसकी स्क्रीनिंग ज़रूर कराई जाए। और गायनेकोलॉजिस्ट को भी मैं एडवाइस करूँगा, खुदारा एंटीनेटल विजिट पे जो भी माएँ आपके पास आ रही हैं उसका हेपेटाइटिस बी और सी का स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करें। और इवन प्रेगनेंसी में आप उनको वैक्सीन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बी या सी अगर मतलब हमला, मतलब इससे जुड़ा क्वेश्चन है कि हमला खवातीन को जो है, किसी को जो है बी और सी है, तो क्या ये बच्चे में मुंतकिल होगा या उससे पहले जो वो आप कहते हैं कि 1 घंटा तक या 12 घंटे तक जो कोई इंजेक्शन है? अच्छा, अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है और वो हमला है तो उसमें हमारा आखिरी जो 3 महीने उसमें वायरल लोड का एक टेस्ट होता है हेपेटाइटिस बी का। उसकी अगर मिकदार बहुत ज़्यादा है और ई एंटीजन पॉजिटिव है तो आखिरी 3 महीने में उनको हम गोलियाँ शुरू कर देते हैं कि उसका वायरस कम से कम हो जाए। तो वो जो प्लेसेंटा सेमेस्टर में जो है, लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो उसके वहाँ से फिर प्लेसेंटा से ट्रांसमिट होता है। वायरस जितना कम होगा चांसेस कम होंगे, वायरस जितना ज़्यादा होगा तो वो चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर जैसे बच्चा पैदा हुआ, ये बात गौर से सुनने की है कि एंटीनेटल में माँ अगर हमला है, टेस्ट करवाएं, बी पॉजिटिव है, वायरल लोड अगर नहीं भी करा लेते, महंगा टेस्ट होता है, तो मैं तो कहूँगा वो कराना चाहिए। ज़्यादा वायरल लोड है तो आखिरी 3 महीने में गोली टेनोफोविर की 300 मिलीग्राम की आती है, एक गोली वो रोज़ाना लेना शुरू कर दें। उसके बाद उसका वायरस की मिकदार जैसे कम होगी तो वो ट्रांसमिशन बच्चे में बहुत कम होगी। खुदा अगर वो नहीं करा सकते तो 12 घंटे के अंदर जैसे बच्चा पैदा हो हेपेटाइटिस बी वाली माँ को, तो बच्चे को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो फ्री ऑफ कास्ट EPI प्रोग्राम में हमारे पास हर जगह अवेलेबल है, 12 घंटे के अंदर। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद नहीं, उसका फिर इफेक्ट नहीं होगा। और हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन जिसका तकरीबन 10,000 तक कीमत है, वो फ्री ऑफ कास्ट हमारे टर्शरी केयर यूनिट, वो हमें तालका लेवल पे नहीं मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं मिलेगी, लेकिन टर्शरी लेवल पे हमारे यहाँ हेपेटाइटिस कंट्रोल लिवर क्लिनिक सक्खर में है, हैदराबाद में होगी, खैरपुर में होगी। तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन का जो टीका है वो भी 12 घंटे में, मीन्स बच्चे को अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है तो पहले 12 घंटे, पैदाश के 12 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन। अगर वो पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। डॉक्टर का काम है कि माँ को बताए,
उस वैक्सीन को अवेलेबल करा ले, चाहे घर में करा ले या डॉक्टर खुद अपने पास रख ले, डिलीवरी हॉस्पिटल में कराए और 12 घंटे के अंदर ही उसको बच्चे को वैक्सीन भी मिल जाए और उसको इम्यूनोग्लोबुलिन का जो टीका है 8-10 हज़ार का, लोग अफोर्डेबल नहीं होते लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो दे रही है फ्री ऑफ कास्ट। मेरे पास अगर कोई आता है जैकबाद का या कहीं का तो मैं कहता हूँ लास्ट सेमेस्टर में कॉन्टेक्ट कर लें, शनाख्ती कार्ड की कापी दे दें, तो हम उनको शनाख्ती कार्ड पे माँ का शनाख्ती कार्ड रखते हैं, उनको मैं ये दे देता हूँ कि भाई आप ये 12 घंटे के अंदर लगवा लेना, क्योंकि 12 घंटे के बाद उसकी एफिकेसी इतनी नहीं होगी, फिर चांसेस हैं कि उसको ट्रांसमिट हो जाए। अगर वो हो गया हेपेटाइटिस बच्चे को तो फिर मैंने कहा ना कि 90% वो कराने में जाएगा। अच्छा, हाँ, तो ये बड़ा टाइम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन 12 घंटे के अंदर लगवानी चाहिए जिस माँ को हेपेटाइटिस बी है। अगर वायरल लोड करा ले तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है तो हेपेटाइटिस बी की गोली आखिर 3 महीने हमल के दौरान वो खा सकती है। सही, थैंक यू सर, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने प्रेग्नेंट लेडी के लिए कि मतलब 12 घंटे के अंदर जो है बच्चे को अगर सेव करना है तो मतलब दोनों चीज वैक्सीन के साथ जो है इम्यूनोग्लोबुलिन का टीका जो है वो जरूर टीका लगवाना है। जो हर जगह तो नहीं, लेकिन ये कि आपको डिस्ट्रिक्ट और मतलब डिवीजन लेवल पे जो है ये वो टिका मिल सकता है, लेकिन वो पहले आपने ऐसा ना कि डिलीवरी आपने कराए और इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं, अब हर स्टोर पे भी वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। लिसनर्स हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर प्रोफेसर डॉक्टर सालेह चन्ना साहब और मुफीद मालूमात फराहम कर रहे हैं हमारे तमाम लिसनर्स को। डॉक्टर साहब, जो हेपेटाइटिस फैलाने के अनासिर हैं, आप ओपीडी आपकी आप सक्कर ब्लड भी बैठते हैं और जेएमसी टीचिंग हॉस्पिटल भी बैठते हैं, तो आपके पास मतलब कौन से ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो मतलब मेन कौन सा काज है कि जिससे हेपेटाइटिस फैल रहा है? और जो पुराने से में जुड़ा एक क्वेश्चन आपसे मैं करूँगा कि इंटीरियर में आज भी वो जो है दम दुरूद दवा जो है, देखें दुआ है, सब चीज़ है, अल्लाह के कलाम से तो हमें मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं, लेकिन आजकल भी वो ट्रेडिशन कायम है, लेकिन जब आपका पेशेंट पहुंचता है तब वो क्रॉनिक हो चुका होता है। इसके बारे में ज़रा आगाही जो है वो ये ना कि अगर आज मैं वो पढ़ रहा था कि अमिताभ बच्चन को हुआ था, वो 1982 में फिल्म बनी थी कूली, तो उसको कुर्सी लग गई थी ड्यूरिंग शूटिंग, तो उसकी एक सर्जरी हुई थी, एब्डामिन की सर्जरी, उसी वक्त ब्लड उसको लगा था, तो उसकी तशखीस हुई थी तकरीबन 18 साल बाद। 2000 में उन्होंने टेस्ट करवाया तो उसका बी पॉजिटिव था, बी पाए। अमिताभ बच्चन की मैं बात कर रहा हूँ। 1982 में कुल्ली फिल्म बनी थी, तो उसको ट्रामा हुआ, एब्डोमिनल ट्रामा हुआ और उस वक्त सर्जरी, खून उसको ट्रांसफ्यूज किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई, तो उसने टेस्ट नहीं कराया 2000 में। फिर उनसे हिस्ट्री ली गई कि भाई आपको खून कभी चढ़ा है? तो उन्होंने कहा खून तो मुझे चढ़ा था जब कुली फिल्म में बना रहा था, मुझे ड्यूरिंग शूटिंग वो फिल्म भी हमने देखी है, उसको कुर्सी लगती है एब्डोमेन में, उसका फिर वो सर्जरी होती है, ट्रामा होता है। तो 18 साल के बाद इतना बड़ा, दुनिया का बहुत बड़ा अदाकार, उसने भी स्क्रीनिंग कराई जाकर 18 साल के बाद, उसको पता चला, जब तक उसका थोड़ा सा जिगर डैमेज हो चुका था। तो अब मेरे ख्याल में वो भी गोलियां खा रहे हैं हेपेटाइटिस बी की, तो अगर वो नहीं खाते तो आज उसको भी सिरोसिस और पेट में पानी, खून की उल्टियां होती, तो इलाज अगर वो करा रहे का, हालांकि उसको भी 18 साल लेट हो गए। तो हमारी कौम में वो यही है, डिले तशखीस जो होती है कि भाई ये खुद सही हो जाएगा, टेस्ट नहीं कराते, वही मुंतकली के मैंने कहा ना कि इंजेक्शन, टैटू मार्क्स, दांत निकलवाना, वही सिरिंज इस्तेमाल हो रही है, अनहाइजेनिक कंडीशन है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से रेयर है, लेकिन टीयर अगर ड्रामा हो जाता है तो वहाँ से खून की मुंतकली किसी भी सूरत में, चाहे वो सर्जरी है, कोई दांत निकलवा रहा है, इंजेक्शन के थ्रू हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, टैटू मार्क्स है, आईवी इंजेक्शन है, और ये ड्रग अब्यूज़ जो है वो जो एडिक्ट है हमारे, हीरोइन वगैरह जो पीते हैं, तो ये ट्रांसमिशन के रूट्स यही होते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़ा, अभी HIV का ब्रेकडाउन हुआ है कराची में, आपने देखा होगा, वाले का हॉस्पिटल में वही एक ही सिरिंज इस्तेमाल हो रही थी, वहीं हॉस्पिटल में पता नहीं कुछ लोग, हमारे को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। खुदा रहा 5-10 रुपये के लिए आप किसी की जान के साथ ना खेलें, हर मरीज़ अपनी सिरिंज खुद लेकर जाए। हमारे पास अपने बहुत अच्छी सिरिंजेज होती है क्वालिटी की, हम भी उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, फिर भी वो ये लोग वहाँ से हम जहाँ उठाते हैं, इंसिनरेटर वगैरह होते हैं, कभी ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन वही भंगी वगैरह जो होते हैं, स्वीपर वगैरह तो उठाते हैं, वही फिर कबाड़ के दुकान पे फिर रिसाइकिल होकर वही यूज़ हो जाती हैं। तो खुदा रहा अभी ऐसा हो रहा है, अभी भी कुछ तो हो रहा है जहाँ, इसलिए वो ट्रांसमिशन हो रही है, कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। अच्छा, डॉक्टरों के लिए क्या कहेंगे आप?
अतः काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो आ गई है। उन्होंने भी सरिंजेस वगैरह नई मंगवा लेते हैं, लेकिन फिर भी वही है कि पेशेंट कहता है कि जब तक इंजेक्शन नहीं लगाओगे मैं फ़ीस नहीं दूंगा। अब 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये की एक सिरिंज अगर एक पेशेंट अतई डॉक्टर है या डॉक्टर है लगा रहा है और वो कह रहा है कि मैं आपको फ़ीस 50 रुपये भी नहीं दूंगा, तो उसमें 30-40 रुपये की सिरिंज क्यों लगाएगा एक पेशेंट को सेपरेट? तो फिर उसका अल्टरनेट उन्होंने यही ढूंढा हुआ है, वही धोकर यूज़ करता है। तो खुदा रहा आप कंसल्टेशन फीस, डॉक्टर की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, दाखिला मुश्किल कितना है, उसको 100, 200, 300 जो उनकी MBBS लेवल पे फ़ीस है उसको फ़ीस दें। इंतहाई ज़रूरत है तो इंजेक्शन लगवाएं, अगर ज़रूरत नहीं है, इतनी उल्टियाँ दस्त ज़्यादा हो रहे हैं, बेहोशी हो गई, तो ज़रूरी इंजेक्शन लगता है, वरना इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती। गोलियां हैं, कैप्सूल है, उससे गुजारा कर रहे हैं और उसी अगर प्रिस्क्रिप्शन आपको गोलियां और कैप्सूल या शरबत लेकर दे रहा है उसी पे उनको कंसल्टेशन फ़ीस दे दें। इस तरह ये न करें कि इंजेक्शन तो लगाया नहीं, मैं आपको फ़ीस क्यों दूँ। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरत हो तो इंजेक्शन लगवाएं। उल्टियाँ हो रही हैं क्योंकि आप अगर गोली नहीं खा सकते, शरबत नहीं पी सकते, उल्टियाँ हो रही हैं या बहुत ज़्यादा मोशन हो गए हैं या अनकॉन्शियस बंदा हो गया है, बेहोशी की सूरत में हो गया तो नहीं ले सकते, तो उसको इंजेक्शन की ज़रूरत है। वदर 95%, 99% आपको इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती। जब तक इंजेक्शन लगवाए या तो पेशेंट मुतमिन नहीं होता, हाँ, या उससे जब ये चीज़ नज़र आ रही होती है कि अगर मैं इंजेक्शन एक लगाऊं, एक थेरी लगा दूं, तो मैं समझ गमन 600-700-800 1000 1500 तो मेरे निकल ही हाँ, उसमें वही है कि वो ज़्यादा पैसे भी दे रहे हैं और उसके साथ खुदा न खास्ता वही सिरिंज अगर 2-3 पेशेंट में यूज़ कर ली है और उसमें से किसी एक को हेपेटाइटिस B या C है तो वो उसने दूसरे पेशेंट को लगा तो वहीं से ट्रांसमिट होगी। आपने तो उसको इंजेक्शन लगाने के 100 रुपया या 200-300 एक्स्ट्रा दे दिए, लेकिन उसके साथ आपने हेपेटाइटिस B या C भी ले लिया। तो कोशिश करें कि इंजेक्शन ना लगवाएं, मजबूरी है, उल्टियाँ हैं, दस्त है, बेहोशी की सूरत है तो ठीक है, फिर आप मजबूरन आप लगाएं, वो भी मुस्तनद डॉक्टर कोई हो तो उसके। अच्छा सारे साहब, GPs जो है हमारे, जो मतलब मेडिकल ऑफिसर हैं या जो भी हैं, LHV हैं या नर्सिस हैं, इंटीरियर में उनकी कोशिश होती है कि जो लिवर के जो पेशेंट हैं, पता तो चलता नहीं उनको ना, तो वो कोशिश करते हैं कि उनको हम डील करें जी। लेकिन जब आपके पास वो मतलब हाई डोज देके जब वो एंटीबायोटिक्स वगैरह पहुंचती हैं, तब लिवर का जो है वो ना काफ़ी मतलब डैमेज हुआ होती है। तो क्या उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज की ज़रूरत है या उनको आगे की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये तो हमें भी सीखने की ज़रूरत है। इवन कंसल्टेंट हैं हम दिन ब दिन रोज़ाना पढ़ते रहते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं। अब तो AI का दौर है, चैट GPT का दौर है, हर पेशेंट अपने आप की बीमारी खुद देकर इस मोबाइल से, एंड्रॉयड फ़ोन से देकर आता है, तो उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। कोशिश करें कि अप टू डेट रहें। डॉक्टर्स जो है हमारे MBBS लेवल के मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस में कहता हूँ जिसको कराने का हम बोलते हैं, स्पेशली हेपेटाइटिस B और D से रिलेटेड, ये ट्रिकी होते हैं। इसमें मैनेजमेंट को कुछ मुश्किल होती है, कहाँ स्टार्ट करनी है टैबलेट, कहाँ नहीं करनी, तो उनको कोशिश करें कि जितना जल्दी हो तो कंसल्टेंट लेवल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट लेवल, फिजिशियन लेवल पे रेफ़र कर सकते हैं। बाकी हेपेटाइटिस C तो इतना इजी हो गया है तो उसके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज कर लें और MBBS लेवल तक भी वो बहुत अच्छे तरीके से वो ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो क्योरेबल डिजीज़ है। 3 महीने का कोर्स है, छोटे से टेस्ट हैं, CBC, LFT, एल्ब्यूमिन PT, अल्ट्रासाउंड का टेस्ट है, HCV PCR का टेस्ट कराना है। हाँ, उसमें अगर कोई पेट में पानी आ गया है, खून की उल्टियाँ आ रही हैं और हेपेटाइटिस C भी है, एडवांस स्टेजेस कॉम्प्लिकेशन के साथ, कोशिश करें कि उसको टर्शियरी लेवल पे, कंसल्टेंट लेवल तक रेफ़र करें। अच्छा, हेपेटाइटिस लिवर सोर्सेज हो जाए, पेट में पानी आ जाता है, तो वो बंदा कितना सर्वाइव कर सकता है आपके पास? और उसके बाद अगर उसके बाद दूसरी क्रॉनिक पोजीशन शुरू हो जाती है उसको, जैसे खून की उल्टियाँ आप कहते हैं, और जो बैंडेज आप लगाते हैं, मतलब जो टाका हम लोग कहते हैं जी, तो ये दोनों कितना फिजिबल है ऐसे पेशेंट्स के लिए? पेट में पानी आने की वो हम स्कोरिंग सिस्टम करते हैं, चाइल्ड क्लास A B C। A मीन्स मामूली सा पानी आ गया, सिर्फ अल्ट्रासाउंड में हमें पता चला, वैसे क्लिनिकली हमें पता नहीं चलता। B में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे होता है, C में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो C वाले बहुत सीरियस होते हैं, सर्वाइवल रेट लेस देन 1 ईयर तकरीबन होता है ना। तो चाइल्ड A वाले जो होते हैं उसमें 5 ईयर सर्वाइवल तकरीबन 60, 70, 80% होता है, वो 5-6 साल तक सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, एज भी और काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। तो चाइल्ड क्लास C जिसमें बहुत ज़्यादा पानी, बहुत बड़ी तिली, खून की उल्टियाँ आना, उसका सर्वाइवल बहुत कम होता है, लेस देन 1 ईयर होता है। लेकिन काफ़ी पेशेंट हमारे काफ़ी सालों से भी चल रहे हैं, जिंदगी की तरफ से कभी कभार वो बुक्स
बुक्स भी जो पढ़ते हैं तो वो हमारे पास चाइल्ड क्लास सी वाले 8-8 साल 10-10 साल से हम हमारे पास चल रहे हैं, और चाइल्ड क्लास ए वाले 1-1.5 साल 2 साल में चले गए। तो लेकिन बुक्स के हिसाब से आप देखें कि चाइल्ड ए वालों का सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है, 4-5-6 साल तक बहुत अच्छा सर्वाइव कर जाते हैं उनको अगर अच्छे तरीके से मैनेज किया। और चाइल्ड क्लास सी जो बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो उसमें सर्वाइवल रेट तकरीबन 1-2 साल से कम होता है। थैंक यू वेरी मच। लिसनर्स, आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं हीलेक्स फार्मा के खसूसी ताउन से, और हमारे साथ आज 28 जुलाई पर मौजूद हैं लाइव स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर सालेम अहमद चन्ना साहब। चन्ना साहब, एक मज़ेदार बात की तरफ आते हैं, वो ये है कि बी से भी कैंसर, सी से भी कैंसर, मतलब ज़ाहिर है ये तो हेपेटाइटिस की किस्म है। आजकल अगर कोई भी बंदा चाहे स्लिम हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे उसका कोई भी साइज़ हो, चाहे कोई भी उम्र हो उसकी, तो अगर वो अल्ट्रासाउंड करवा लेता है एब्डोमेन का, तो तकरीबन 90% जो है फैटी लिवर जरूर आता है। ये क्वेश्चन मेरे तकरीबन 5 मैसेज मुझे आ चुके हैं फैटी लिवर के लिए। जी। तो आप ये बताइए कि फैटी लिवर है क्या? अब उसमें आजकल के दौर में मैं समझता हूँ कि इतना खतरनाक है कि अगर 10 से 12 साल हो जाएं तो खुद ब खुद वो कैंसर में जो है, लिवर कैंसर में मतलब तब्दील हो जाता है। तो इसके लिए मुझे तफसील से आपकी डिटेल चाहिए। नॉर्मली भी जिगर में फैट होती है, अगर 5% से कम जिगर के खुलियों में सेल्स में फैट है तो वो नॉर्मल है, 5% से कम होती है। अगर उससे ज़्यादा ये बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं फैटी लिवर। फिर उसके स्टेजेस होते हैं, फैटी लिवर सिंपल होता है, फिर हेपेटाइटिस होता है, उसके बाद सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाता है, फिर जिगर का कैंसर भी होता है। लेकिन एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए फैटी लिवर में तकरीबन 10 साल लगते हैं। लेकिन इसके साथ जो और पेचीदगियाँ होती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम उनको बोलते हैं, तो कार्डियक डिजीज़ मेन काज है फैटी लिवर में, डेथ का, हाइपरटेंशन, हाँ, डिसलिपिडीमिया होती है, कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, आपके दिल की शरियानें बंद हो जाना, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो फैटी लिवर अब लीडिंग काज हो गया यूरोप में, यूएसए में लिवर ट्रांसप्लांट। पहले हेपेटाइटिस बी और सी था, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन का अब लीडिंग काज ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है अब फैटी लिवर है, जो अभी मेसल्ड हम इसको बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस लिवर डिसफंक्शन। तो अभी वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें सिंपल लिवर का अल्ट्रासाउंड जो है ना, उसमें हमें स्टेज का पता नहीं चलता। ये तो बता देता है अल्ट्रासाउंड, अगर जो उसमें कॉमन जो काजेज हैं ओबेसिटी, 90% ओबेस जो है आपके 80-90% ओबेस जो हैं उनमें आपको फैटी लिवर मिलेगा। डायबिटीज़ मेलिटस का पेशेंट को आपको तकरीबन 60-70% लोगों में आपको फैटी लिवर मिलेगा। ब्लड प्रेशर वाले लोगों में आपको फैटी लिवर मिलेगा। लेकिन जो पतले हैं उनमें भी फैटी लिवर हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि मोटों की बीमारी है, ये शुगर वालों की बीमारी है, ये ब्लड प्रेशर वालों की बीमारी है। जेनेटिक फैक्टर्स अपनी जगह है, और जो पतले हैं उनमें भी फैटी लिवर हो सकता है। तो सिंपल अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट इनफ उसके लिए। ठीक है, आप अल्ट्रासाउंड पे ये ठीक है, एक टूल आ गया, आपने कर लिया कि अल्ट्रासाउंड में ये आपका फैटी लिवर आ गया। उसके बाद हम कराते हैं फाइब्रोस्कैन या इलास्टोग्राफी। आजकल एक नई दवाई आई हुई है रेस्मीटेरॉम, ठीक है, तो वो ओनली एक ही ड्रग है जो FDA अप्रूव्ड है। अच्छा। जो हम फैटी लिवर में देते। पहले तो WHO की तरफ से, WHO की रिकमेंडेड जो 2025 में रिकमेंड की गई, FDA ने अप्रूव की। इससे पहले हम 20-30 दवाएं देते थे, ईवियान देते थे, विटामिन ई जिसको हम बोलते हैं, आप ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड है, ठीक है, स्टेटिन्स वगैरह देते थे, ग्लूकोफेज देते थे, काफ़ी दवाएं थी, ट्रायल होते थे, लेकिन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं थी, FDA अप्रूव कोई भी दवाई नहीं थी। अब हमारे पास एक दवाई है रेस्मीटेरॉम आई है, जो 80 मिलीग्राम में भी है और 100 मिलीग्राम में है। 100 किलो से अगर कोई ज़्यादा है तो उसमें 100 मिलीग्राम वाली देते हैं, 100 किलो से जो कम है उसमें हम 80 मिलीग्राम की देते हैं। लेकिन उसमें ये ड्रॉबैक जो हमें प्रैक्टिस में मिला है कि हमारे GPs सारे जो भी अल्ट्रासाउंड करा के आ रहा है, मैं ये बैकग्राउंड देना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि उस दवाई का एक इंडिकेशन है स्टेज 2 और स्टेज 3 में, फाइब्रोसिस 2 और फाइब्रोसिस 3 वालों को हम देते हैं। सही। ये स्टेज 1 और स्टेज 4 वाली बीमारी को नहीं देते। अल्ट्रासाउंड में बदकिस्मती से हमें स्टेज का पता नहीं चलता। वो फैटी लिवर तो बता देगा, सही, लेकिन उसका स्टेज नहीं बताएगा, ये स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो स्टेज 1 में भी हमें रेस्मीटेरॉम नहीं देनी। स्टेज 4 जो को एडवांस सिरोसिस बोलते हैं, हाँ,
उसमें भी हमने नहीं देनी। जो दरमियान के स्टेज 2 हैं, स्टेज 2 और 3 जो है में, अपना। तो वो हमें पता चलेगा फाइब्रोस्कैन, जिसको हम बोलते हैं इलास्टोग्राफी। खुदारा जब भी कोई अल्ट्रासाउंड में आपको बताया कि फैटी लिवर है और ये गोली शुरू करे, ये इसी तरह शुरू ना करें। उसके लिए फिर कोई मुस्तनज़ डॉक्टर के साथ, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करें। और वो इलास्टोग्राफी मशीन भी एक बहुत अच्छी भी है, और दूसरे लोकल अल्ट्रासाउंड से लोग कर रहे हैं, वो भी किसी अच्छी मशीन से वो टेस्ट करा लें। कम से कम 1 साल का कोर्स है इसमें, इस गोली इस्तेमाल करते हैं। वो स्टेज 2 और 3 फाइब्रोसिस में देंगे, 1 और 4 में नहीं देंगे। अल्ट्रासाउंड में इन स्टेजेस का, चारों स्टेजेस का पता नहीं चलेगा आपको, वो सिर्फ आपको फैटी लिवर बताएगा। तो इसलिए खुदारा इस गोली को इस तरह ज़्यादा ना करें। स्टेज 4 में बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं, और स्टेज 1 में इसका कोई रोल ही नहीं है। तो इसलिए स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए इलास्टोग्राफी फाइब्रोस्कैन ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इसके लिए आप थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि एक्सरसाइज और खाने पीने में एहतियात, क्या इससे भी आप फैटी लिवर से, मतलब मैं कहता हूँ कि 90% इलाज ही यही है। आपने जो बताया ना कि एक एक्सरसाइज, जी जी, ब्रिस्क वॉकिंग, बेस्ट वॉकिंग 150 मिनट आपको हफ्ते में करने हैं। ठीक है, तकरीबन 20-30 मिनट डेली हो जाती है ब्रिस्क वॉकिंग, जिसमें पसीना है, दौड़ना, साइकिलिंग, ठीक है, स्विमिंग। ऐसा नहीं कि चहलकदमी में बाबा मैं तो चलती रहती हूँ सारा दिन सहन में मैं तो सर चल, नहीं भाई, वो ब्रिस्क वॉकिंग हो जिसमें पसीने हैं। 20 से 30 मिनट डेली, हफ्ते में 5 दिन आप कर लें ये ब्रिस्क वॉकिंग एक्सरसाइज, जिस स्टनस एक्सरसाइज, या हफ्ते में 150 मिनट ये एक्सरसाइज है। और उसके बाद डाइट पे आ जाते हैं। डाइट में आपने अवॉइड करना है, अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करना है, एनसाइड्स को अवॉइड करना है, दवाओं वगैरह का इस्तेमाल, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह नहीं लेनी। और मेडिटेरेनियन डाइट हम बोलते हैं, मेडिटेरेनियन सी फूड जिसको हम बोलते हैं, झींगा, फिश और सब्जियों का, फ्रूट का इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें, झींगे का इस्तेमाल करें, रेड मीट वगैरह, और ये जो है आटा वगैरह, इसका इस्तेमाल कम से कम करें, मीठे का कम से कम इस्तेमाल करें। तो इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। मेडिटेरेनियन आप गूगल करेंगे तो उसमें चार्ट, बहुत अच्छे अच्छे चार्ट हैं, तस्वीरें बनी हुई हैं। उसमें ऊपर के 2 खाने जो हैं उसमें आपका मीठा पड़ा हुआ है, जलेबी पड़ी हुई है, गुलाब जामुन पड़े हुए हैं, वो आप ना खाएं। गोश्त बड़े का ना खाएं, छोटे का गोश्त कभी कभार कम 1-2 बोटी खा ली। बाकी मछलियाँ, झींगे, सब्जियाँ, फ्रूट्स, जितना ज़्यादा कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उससे अफादा। तो आपका 80 to 90% डाइट और एक्सरसाइज है, बाकी 10 to 20% ये ड्रग्स जो आ रहे हैं उनका बड़ा रोल है। और उसमें भी एक ही ड्रग अप्रूव है, FDA अप्रूव, रेस्मीटेरा। तो हर कंपनी की, इनकी एलेक्स की भी है, दूसरों कंपनी की भी है, भी आ रही है। हाँ, सही। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने हमारा जो आज का जो मौजू था 28 जुलाई हेपेटाइटिस के हवाले से, आपने जिगर और अपना लिवर, फैटी लिवर के हवाले से काफ़ी अच्छा, एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी आप हैं, और मैं समझता हूँ कि मैदा सबसे इस टाइम जो इम्पोर्टेंट हमारे है, मैदे की बड़ी अहमियत है। तो आए दिन लोगों को जो है एसिडिटी है, हाजमा ख़राब, मुख्तलिफ किस्म की जो है, मतलब और मैदे की बीमारियों की वजह से जो है लोग आए दिन परेशान रहते हैं, हाजमा नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या, मतलब स्टोमिक क्या है? इसमें मोस्टली जो लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। हम सारा दिन बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज हमने छोड़ दी, और आपको जंक फूड पे की तरफ चले गए। जो घर का खाना बनता था, अब होटलिंग एक फैशन हो गया कि भाई होटल पे खाना ज़रूर खाएंगे, एक सोशल इश्यूज आ गए। तो उसको थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करेंगे, और आपका जो स्पाइसी फूड है उनको अवॉइड करें, और सिट्रस फ्रूट जो है जैसे नींबू हो गया, कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे पेप्सी, टीम, ठीक है, ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस कहते हैं, ये मैदा बड़ा ख़राब करे हो। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ब्रूफेन है, पोनेस्टान है, इनसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कम करना, वो ये सारे, और एच पैलोरी का एक इशू आता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लाइफस्टाइल एक उनमें से एक है, उसके साथ डाइट का है। तो अगर इसको आप मॉडिफाई करेंगे तो उससे मैदे की तकलीफ बहुत हद तक कम है। और दूसरी हमारी सुन्नत भी है कि कम खाएं और चबाएं ज़्यादा मुंह में, चूहा, और फिर कम खाएं। आपको अगर 2 रोटी की ज़रूरत है, आप 1.5 खाएं, 1.5 की ज़रूरत है 1 खाएं, और उसको चबाएं बहुत ज़्यादा, चू प्रॉपरली।
फ्रीक्वेंट खाएं। आप को भूख ज़्यादा लग रही है 3 के बजाय 5 मरतबा खा लें, लेकिन कम कम कर खाएं। उसके बाद ऐसा नहीं कि आप फुल पेट भर के और ऊपर से पानी के 3 गिलास पिए और उसके पैर में मीठे के 2 जूसेस पी लिए, ये ना करें। तो स्पेशली जब हम इवेंट में जाते हैं जी जी या शादियों में जाते हैं, फिर तो हम भूल जाते हैं मेरे ख्याल ना। बस यही है कि आई डोंट नो कि वो 3000 या 2000 पे वहाँ दे रहे हैं तो पढ़ा लिखा बंदा तो ये नहीं सोचता मेरे ख्याल में 2000 जी, 3000 अगर मैं दे रहा हूँ कि 3000 का खाना मुझे खाना चाहिए। लेकिन गरीब लोगों में ये इशू मैंने देखा है कि अगर वो कह रहा है कि यार मैंने अगर इसकी शादी में या दावत में 2000 दिए हैं तो रोटी मैं 3000 की खा कर दिखाऊँगा। तो मेरा उनको ये कहना है कि खुदारा अगर आप मोटे हैं, आपको शुगर है, तो जाएं अपना वो लिखवाएं, गले मिल के दूल्हा और दूल्हे से गला मिल के कोई उसको हार वगैरह पहना के थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले लिया करें। उसके बाद ऐसा नहीं कि वो मुफ्त का पड़ा हुआ है और ये इतने इतने बड़े डोंगे भर के खाना, ये मेरे ख्याल में सेहत के लिए मुज़र है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपका पैसा भी बचेगा, सेहत भी बहुत अच्छी होगी। सही, राइट सर, थैंक यू वेरी मच जो सर जना साहब, ये आपने स्टमक के हवाले से भी जो है। डॉक्टर साहब जितने मेरे कंसल्टेंट आते हैं, आखिरी पैगाम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, डिप्रेशन से पाक हो, परेशानी से अलग, और मतलब मुतमईन लाइफ जिसे कहते हैं हम लोग, सेहतमंद जो है, खाना भी हजम हो, सब चीज़ हो, खुश रहें फैमिली के साथ, तो एक तफसीली पैगाम आपका जो है मेरे लिसनर सुनना चाहेंगे आप। एक तो मैं कहूँगा ऑनेस्ट रहें, अपने आप से ऑनेस्ट रहें, अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट रहें, अपनी ड्यूटी के साथ ऑनेस्ट रहें, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में हेपेटाइटिस के हवाले से मैं ये ज़रूर पैगाम दूंगा, हर साल पैगाम देते हैं, अवेयरनेस भी होती है। ये आज मैं प्रोग्राम करके फिर अगले साल दोबारा ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, लेकिन यह है कि उसका इम्पेक्ट नहीं आ रहा, लोग इम्पोर्टेंस देना छोड़ गए हैं। आई डोंट नो, जब वो कोविड का दौर आया था लोगों में इतना खौफ डर था कि हर कोई वैक्सीन लगवा रहा था, तो हेपेटाइटिस बी और सी का डर लोगों को मैं पता नहीं क्यों नहीं है। ये उनसे पूछें जिनके अपनों को जिगर का कैंसर हो गया है, जिनके अपने को पेशेंट को लेकर आते पेट में पानी है, खून की उल्टियाँ आ रही हैं, उनके आप इंटरव्यू करके देखें, उनका एक केस सिनेरियो उनको बताएं कि उनके साथ क्या गुजर रहा है। एक अगर बीमार और उस घर में पड़ा हुआ है तो पूरे 20 लोग परेशान हैं। तो खुदारा मेरा पैगाम यही है कि अपने आज ही जाकर अपने घर के अपने आप का टेस्ट करवाएं, अपने घर का, अपने बच्चों का टेस्ट करवाएं हेपेटाइटिस बी और सी का। उसके बाद हिफाजती टीके हेपेटाइटिस बी के ज़रूर लगवाएं, और ये अवेयरनेस अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फैलाएं कि खुदारा के अपने स्क्रीनिंग टेस्ट हर जगह फ्री ऑफ कास्ट हैं, और 3 हिफाजती टीके लगाएं और अपने आप को, अपने मुल्क को हेपेटाइटिस से पाक करें। सही, और मजहबी लिहाज से जो है आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि डेफिनेटली जो है इंसान अगर 5 टाइम वुज़ू में रहता है जी, तो आपको पता है कि मतलब बिल्कुल सेफ रहता है बीमारियों से, माहौल से जो भी है, और माहौल भी इंसान को जो है मतलब हो। वही मैं कहूँगा कि हमारा मज़हब तो इतना अच्छा है कि बुक्स में चीज़ें बाद में आती हैं, तो हमारे मज़हब ने 100 साल पहले बता दिया, 100 साल बता दिया। तो मैं यहाँ कहूँगा कि मुझ में एक बहुत बड़ी कमी है, खुदा मुझे हिदायत दे कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ता, लेकिन मैं लोगों को ज़रूर कहूँगा कि नमाज़ पढ़ा करें। और ये है कि 5 वक्त की नमाज एक सिर्फ सवाब नहीं है, और आपके लिए वो एक इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, इतनी अच्छी एक्सरसाइज है कि वो आपको जिम में नहीं मिलेगी। तो जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं, उन दोनों ग्रुप को कंपेयर करेंगे तो उनमें बीमारियां कम हैं। तो उसमें हर वक्त वो 5 वक्त अपने हाथ साफ़ कर रखते हैं, मुंह साफ़ रखते हैं, अपना जिस्म साफ़ रखते हैं, फिर वो सजदे में जाना, रुकू में जाना, वो जो एक्सरसाइज हो रही है सवाब के लिए अगर नहीं भी कर रहे तो खुदारा एक्सरसाइज करके नमाज़ पढ़ लें। तो मेरे ख्याल में इसमें आपका अल्लाह, आपका रसूल भी खुश होगा। नमाज़ पढ़नी चाहिए, मुझे भी पढ़नी चाहिए, तो कोशिश करेंगे, अल्लाह करे ये हमें कमी है तो लोग कहेंगे कि यार डॉक्टर साहब खुद तो नहीं पढ़ते, हमें तलकीन करती है। अच्छी चीज़ बतानी चाहिए, अगर कोई खुद अमल नहीं कर रहा दूसरों को वो बताए कि यार नहीं ठीक है, ये अगर एक मुझ में बुरी चीज़ है और वो मैं नहीं कर रहा तो खुदारा आप भी नहीं। तो नमाज़ पढ़नी चाहिए, आपके मज़हब में भी है और सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। अच्छा, आजकल आपको पता है कि आपने पहले भी जिक्र किया था खाने का ना, तो आए दिन हम लोग जो है
जो है बारबेक्यू टाइप और मतलब इस किस्म के जो है मतलब फूड हम लोग जो है कहीं भी डील अगर हमें नज़र आ जाए कि जनाब ये डील तो बड़ी इकोनॉमिकल है, तो हम लोग पूरी फैमिली जो है कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ एक टाइम ही खाना बने, एक टाइम भी ना बने तो हम लोग बाहर खाएं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ठीक है, कभी कभार हो जाता है, बच्चों को भी खुश रखना होता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप साल में या एक महीने में एक मरतबा वो डील या वो चिकन बर्गर वगैरह न मंगवाए या KFC न मंगवाए। ये हो सकता है बच्चों में आप खिला सकते हैं, वो साफ फूड होते हैं, इतना बुरा नहीं। लेकिन ये कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये अभी जब से फूड पांडा आया है तो मेरे घर में रात का खाना वो बच्चे अभी इतना उनका वो चेंज हो गया कि घर का खाना वो पकवाते नहीं। मैं डांटता रहता हूँ कि खुदारा घर का खाना क्यों, दाल सब्ज़ी क्यों नहीं पक रही है, रोज़ाना मुर्गन खाने वो जो सप्लाई इजीली आगे मोबाइल फ़ोन में वो एप्लीकेशन पड़ी हुई है, बच्चा बेटा दबा देता है, आधे घंटे में आपके वो सर्व कर देते। बीवी भी कहती है अच्छा शुक्र हुआ रोटी पकाना नहीं पड़े, खाना नहीं पकाना। तो इससे अवॉइड हो गया, हफ्ते में अगर एक मरतबा कर लें, 6 मरतबा तो घर का खाना खाएं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आगा सर कि आपने 28 जुलाई पर जो है तमाम लिसनर्स को जो है मतलब अहम मालूमात फराहम की, लिवर के हवाले से भी और स्टमक के हवाले से भी, और जनरल आपका सिर्फ मैं समझता हूँ कि इसका निचोड़ यही है कि मतलब पानी का इस्तेमाल सही करें, अपनी हेल्दी फूड खाएं, और सबसे बड़ी बात यह है पानी उबाल कर पिए, क्योंकि हेपेटाइटिस A और E जो है ना ये पानी से खाने से लगता है, तो वो उबाल के रख लें, उसके बाद ठंडा कर लें, लेकिन उबालें ज़रूर, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर की क्वालिटी हमारे पास अच्छी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो खासतौर जर का पानी जिसे हम लोग कहते हैं, हैंडपंप का, क्या ये सही है मतलब, या इसे भी बॉयल करना चाहिए? उसको भी बॉयल करना चाहिए, प्योरिटी नहीं है इसमें, ठीक है ना, कंटामिनेटेड वही हाथ वगैरह ख़राब, किसी का अगर हेपेटाइटिस A या E है घर में, किसी बच्चे को है, वही पानी अगर किसी बर्तन में पड़ा हुआ है, उसमें हाथ उसका चला गया तो उसने कंटामिनेट कर दिया, वो दूसरे लोगों ने पिया, तो वो दूसरों को भी हेपेटाइटिस A और E हो जाएगा। तो ये अच्छा है कि पानी आप उबाल लें, फिर उसको ठंडा कर लें, उसके बाद वो यूटिलाइज कर लें, तो ये खाने पीने से ही मतलब और ये। दूसरी लिसनर्स, जो क्रॉनिक बीमारी जो है हेपेटाइटिस में जो है हेपेटाइटिस B और जो इसके साथ जुड़ी जो है डेल्टा, जिसे हेपेटाइटिस D कहते हैं हम लोग, उसके लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, और आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। आपके करीब जो भी हॉस्पिटल है, चाहे तालका हॉस्पिटल है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाकर लिवर क्लिनिक में जाकर अपने टेस्ट और इजी वैक्सीन आप करवा सकते हैं, और इस मूजी मर्ज से जो है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है हेपेटाइटिस B और D की सूरत में, उससे निजात आप हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर सालिम चन्ना साहब कि आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ का टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर सालिम चन्ना साहब, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज सक्कर। ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे हीलिक्स फार्मा के खुसूसी ताउन से। लिसनर्स, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें मैसेज के ज़रिए फीडबैक भी दे सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर SKR लिखकर स्पेस देकर अपना मैसेज टाइप करके हमें 8881 पर सेंड करें, क्योंकि आपका मैसेज हमारे लिए इंतहाई अहम है। अब इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली को खुश रखे और हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों से बचाए। अपने होस्ट आका जब्बार खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।